वेलकम प्यारे बच्चों, WH साइंस में आपका स्वागत है। देन जैसे कि आपको पता ही है, थंबनेल पर देखकर आपको पता लग गया कि आज की वीडियो में हम न्यूटन के तीनों लॉज या फिर मोशन के तीनों लॉज को कवर करने वाले हैं। एंड जो क्लास 9th के बच्चे हैं या 11th के बच्चे हैं, ये वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये डीपली आप इस चीज को समझ पाएंगे और बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि एक एक वर्ड जो है आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। देन आज की वीडियो के अंदर अपने बात कर रहे हैं तीनों लॉज की, तो उसमें से फर्स्ट लॉ को जिसको अपने बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर अपने जनरली बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया या इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देन इस लॉ को स्टडी करने से पहले अपने स्टार्टिंग करते हैं, दो तीन चीजों को समझते हैं। फर्स्ट वाली चीज होती है फोर्स, सेकंड जो अपने पास फैक्टर है वो है मास, एंड थर्ड जो फैक्टर है वो है इनर्शिया। पहले इन तीनों फैक्टर्स को समझते हैं। फोर्स जनरल वर्ड में आप ये बोल सकते हो कि किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, या जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, या फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पे ले आते हैं, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, या फिर रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा देते हैं, या फिर किसी चीज को अपने डिफॉर्म कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये डिफॉर्म कर देते हैं, ब्रेक कर सकते हैं या ऐसा करने की ट्राई कर सकते हैं। देन फोर्स जनरली आप ये मान सकते हो, फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, जनरल वर्ड में बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्स की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आप सेकंड लॉ के बाद में समझ में आएगा आपको। देन जनरल वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, फोर्स को कोई भी एक ऐसा फैक्टर है या ऐसी क्वांटिटी है जो पुल कर सकती है, पुश कर सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर लेके आ सकती है और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लेके आ सकती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज डिफॉर्म कर सकती है। डिफॉर्म मतलब कंप्रेस कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, सो ऑन। ये आपको फोर्स नाम का फैक्टर समझ में आ गया। दूसरा मास। मास क्या होता है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये चौक है, ठीक है, देन इसके अंदर कितना अमाउंट है मैटर का, उसी को बोलते हैं मास। एग्जांपल एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे आपको सिंपल वर्ड में समझाते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, कि जैसे थर्मोकोल है। थर्मोकोल, आपने एक बड़ा थर्मोकोल ले लिया और उसके कंपैरिजन में आपने क्या कर लिया, एक पत्थर ले लिया, स्टोन ले लिया। देन आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि स्टोन जो है वो थर्मोकोल शीट से हैवी है। इसका मतलब क्या है, जो स्टोन है उसके अंदर जो मैटर है, जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली बाउंडेड है, यानी बहुत ज्यादा मैटर बहुत डेंसिटी के साथ स्मॉल एरिया के अंदर फील्ड है, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर फील्ड है। और इधर दूसरे कंपैरिजन में हाई वॉल्यूम के अंदर मैटर कम है। देन आपको समझ में आ गया कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर फील्ड है उसी को बोलते हैं मास। और जनरल वर्ड में अपने ये बोल सकते हैं कि स्पेस के अंदर कोई चीज कितना एरिया कवर करती है और कितनी ज्यादा डेंस है उसी को बोलते हैं मास। यानी एग्जांपल आप बोल सकते हो कि एक प्लास्टिक बॉल और एक स्टोन की बॉल को अगर आप कंपेयर करोगे तो स्टोन की बॉल का मास ज्यादा आएगा, बिकॉज उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो काफी डेंस है देन अमाउंट ऑफ मैटर उसी वॉल्यूम में ज्यादा है, जबकि प्लास्टिक बॉल या रबर बॉल के अंदर उसी वॉल्यूम के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कम है। मास क्लियर। अब इनर्शिया को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, कोई भी XYZ ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगाना चाहता हूँ। देन ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसको मूव कर पाए, इसके अंदर चेंज कर पाए। जैसे आपको किसी भी चीज आपको बोल दिया जाए कि आप मेरे हिसाब से चेंज हो जाओ, देन आप नहीं हो सकते। इसका मतलब आप क्या करोगे, आप रेजिस्ट करोगे, आप ऑपोजिशन करोगे। ऐसी यूनिवर्स के अंदर एवरी पार्टिकल की एक टेंडेंस होती है कि वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर
स्टेट ऑफ मोशन के अंदर जो चेंज होता है, चेंज उसका अपोज करता है, अपोजिशन करता है, रेजिस्ट करता है कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा कि मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूँ। अगर वो मोशन के अंदर है, अगर लीनियर मोशन के अंदर है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है, देन वो उस पर फोर्स लगता है तो वो रेजिस्ट करता है कि मैं स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ठीक हूँ। अगर वो रोटेशनल मोशन के अंदर है देन वो रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्स को कि मैं इस रोटेशनल मोशन के अंदर चलना चाहता हूँ। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो एक बुक है, बुक को अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते देन वो उसी जगह पे प्लेस्ड रहेगी जहां पर पड़ी है। जैसे ही आप फोर्स लगाना चाहते, एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक कार है, कार खराब हो गई है, देन आप उसको धक्का कर मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, देन क्या करोगे? एक बंदा उसको धक्का मारता है, वो मूव नहीं करती, दो बंदे धक्का मारते हैं, वो मूव नहीं करती, तीन बंदे धक्का मारते हैं, वो मूव नहीं करती, चौथा बंदा जब लगता है देन वो मूव करती है। इसका मतलब 3 बंदे तक जितना फोर्स लग रहा था, फर्स्ट का फोर्स, सेकंड का फोर्स, थर्ड का फोर्स, जितना फोर्स लग रहा था उस फोर्स के ऑपोजिट में उतना ही फोर्स लग रहा था। यानी वो कार की, उस ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी थी कि वो खुद की स्टेट के अंदर चेंज नहीं चाहती। इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया, यानी टेंडेंसी टू अपोज और रेजिस्ट इन चेंज, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर जो चेंज होता है उसका ऑपोजिशन, यानी टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज चेंज ऑफ स्टेट इन मोशन इज नोन एज इनर्शिया। अब ये तीनों समझ में आ गए होंगे, देन आपको तीनों लॉज समझ में आएंगे। देन अपने फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, लीनियर मोशन के अंदर है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है, स्ट्रेट जा रहा है किसी भी बात, या कोई रोटेशनल मोशन के अंदर मान लेते हैं मूव कर रहा है, देन अगर इस ऑब्जेक्ट को फोर्स ना लगाया जाए, देन फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। और अगर कोई पार्टिकल मोशन के अंदर तो वो उसी मोशन में रहेगा, यानी लीनियर मोशन में तो लीनियर मोशन में रहेगा, एंड रोटेशनल मोशन में तो रोटेशनल मोशन में रहेगा। पीरियडिक मोशन में, जिस भी मोशन के अंदर है, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करेगा अनटिल, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। दिस लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दोबारा फिर से बता देता हूं, क्या है? ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेस्ट पे रहेंगे, देन इसको दोबारा बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई मोशन के अंदर है तो देन वो जिस भी मोशन के अंदर है, जिस डायरेक्शन में, उसी को कंटिन्यू करेगा जब तक अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इज दैट क्लियर? और वो एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो उसी चीज को कंटिन्यू करेगा। डन? इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का करने से पहले अपने एक नई क्वांटिटी से मिलते हैं जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मल्टीप्लाई ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन उसके मास से, मास सपोज करते हैं उसका 1 kg मास है या 2 kg मास है, अगर उसके मास से उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन जो ऑब्जेक्ट, जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं मोमेंटम, जिसको डिनोट करते हैं p से। देन p इक्वल टू mv। दिस इज
मोमेंटम। ठीक है, अब एग्जांपल एक मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट अपने पास जिसका मास m है, अभी इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v1 है। ठीक है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये मूव करने लग गया v वेलोसिटी से। ठीक है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाइड किया, देन अप्लाई करते ये इसकी वेलोसिटी v2 होगी। देन फोर्स अप्लाई करते इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया। इनिशियल यानी शुरुआत में इसका जो v0 थी, देन इसका मोमेंटम था m मल्टी 0 है, इट मींस 0, और यहाँ पे आया है mv। इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आया है। यहाँ पे भी पहले मोमेंटम था m1v1, बाद में मोमेंटम है m2v2, यहाँ पे भी मोमेंटम में चेंज आया। जो मोमेंटम में चेंज होता है उसी को बोलते हैं अपने डेल्टा पी बोल सकते हो। अब मोमेंटम में चेंज आया और चेंज आने में टाइम भी तो लगा है। सपोज करते हैं कि ये 20 की स्पीड से जा रहा था, ऑब्जेक्ट था मान लेते हैं 100 kg का, 20 की स्पीड से जा रहा था वेलोसिटी से, एंड उसकी वेलोसिटी आ गई 60 की, और वो है 100 kg का, और 20 से 100 आने में उसको लग गया 5 सेकेंड। ठीक है, देन चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? मोमेंटम में चेंज आएगा ये m1v1 जो आएगा 100 मल्टी 20, इट मीन्स 2000, और मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो बनेगी मास की और वेलोसिटी की यूनिट, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर सेकंड माइनस 1, देन बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। और बाद में इसका मोमेंटम क्या होगा? बाद में होगा 60 इंटू 100 यानी 6000 केजी मीटर पर सेकंड। अब मोमेंटम में चेंज कितना आ गया? ये 2000 था, ये 6000 था, देन चेंज इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। 2000 कितना आएगा? 4000 केजी मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में आया? टी टाइम में। टी टाइम यानी टी टाइम में मोमेंटम में चेंज आया डेल्टा पी, देन 1 सेकंड में कितना आएगा? वो आएगा डेल्टा पी बाई टी। यानी अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, 5 सेकंड में कितना आया? 5 सेकंड में आया अपने पास 4000, देन 1 सेकंड में कितना आएगा? वो आएगा 4000 बाई 5, जो आएगा 800 केजी मीटर पर सेकंड। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एंड इसको डिनोट करते हैं इससे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा उसके मोमेंटम में चेंज होने की जो रेट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। दिस साइन इज प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स इंक्रीज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होगी, जितना कम फोर्स होगा उतना ही कम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा। इज दैट क्लियर? ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं कर देता हूं, इसके अंदर इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं एक बार, एक सेकंड के लिए रुकिए। देन अभी अपने F प्रोपोर्शनल टू आया था डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है देन यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, कोई भी कांस्टेंट K पुट कर देते हैं, डेल P अपॉन डेल T। इस कांस्टेंट की जनरली वैल्यू अपने 1 लेते हैं, देन K की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ 1, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन अब F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आ गया। अब P की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैंने पहले बताई थी इसी वीडियो में, तो P की वैल्यू आ जाएगी m डेल्टा V। अब आप ये बोल सकते हो सर डेल्टा एम वी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑब्जेक्ट के मास में फोर्स से चेंज नहीं आ रहा, वो 100 kg का है, उसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो 100 kg का ही रहेगा, बस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मैंने इसको डेल्टा वी लिख दिया अपॉन डेल्टा टी। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, मोशन के अंदर है डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को अपने बोलते हैं एक्सेलरेशन। देन F इक्वल टू आ जाएगा ma, बिकॉज डेल्टा V अपॉन डेल्टा t को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब ये मोशन वाला चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये दिस इज
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एंड मैथमेटिकली फॉर्म में F इक्वल टू ma। अब इस हिसाब से F की डेफिनेशन बनती है, F is a factor which can accelerate any object, यानी जब तक कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होता तब तक आप उसको फोर्स फिजिक्स नहीं मानती है। जैसे आप इस दीवार को पुश कर रहे हो, दीवार हिल ही नहीं रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है, देन आप उसको फिजिक्स फोर्स नहीं मानती, ये ध्यान रखना। यानी आप ये सब बोल सकते हो, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ फैक्टर which can accelerate any object। अब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए देन F इक्वल टू क्या जाएगा, m मल्टी जीरो, देन फोर्स भी क्या आएगा, जीरो। यानी अगर कोई पार्टिकल फोर्स लगाने पर मूव नहीं कर रहा है देन आप इसको उसके लिए क्या बोलोगे, फोर्स जीरो है, चाहे आप कितना भी फोर्स लगाए। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सा बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप F फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये भी आपको उल्टा F फोर्स अप्लाई करेगा, ऑपोजिट। इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ। इट मींस ये बोलता है कि अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड को, इस वॉल को पुश कर रहा हूं F न्यूटन से, देन F न्यूटन ही वो पुश कर रही है मुझे। अब आपके माइंड में ऐसा सम क्वेश्चन आना चाहिए, सर फिर इस हिसाब से तो कोई चीज चलनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंजन गाड़ी को खींच रहा है तो गाड़ी इंजन को खींच रही है, जितना इंजन आगे खींच रहा है उतनी गाड़ी पीछे खींच रही है, देन वो तो बैलेंस हो गए। देन यहां पर एक बात नोट करने वाली बात है, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट फोर्स ऑपोजिट लगाता है, यानी एक ऑब्जेक्ट A है जो B पर फोर्स लगा रहा है तो B लगाएगा A पर, जो A लगाता है उसको बोलते हैं फोर्स, जो B ऑपोजिट लगाएगा उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। ये कितना होगा? जो रिएक्शन फोर्स होता है, RF लिख रहा हूं, वो प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के, यानी जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फोर्स होगा। इट मींस अगर मैं इस चौक को मूव करवाना चाहूं देन क्या करूंगा, इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है, इसका मतलब इजीली मैं इसको मूव करवा पाऊंगा, बिकॉज इसका मास कम तो इसका इनर्शिया भी कम, इसका इनर्शिया कम देन इसका रिएक्शन फोर्स भी कम। इट मींस इस कंडीशन में मेरा फोर्स ज्यादा है। दूसरा देखते हैं, इस वॉल को अगर मैं पुश करना चाहूं तो इस वॉल का मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, और इनर्शिया ज्यादा तो रिएक्शन फोर्स ज्यादा। इट मींस दूसरी कंडीशन में क्या, मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन उसका रिएक्शन ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, देन वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। देन इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे बंदूक चलाते हुए आपने किसी को देखा, गन शूट करते हुए, शूट करते हैं देन बुलेट आगे जाती है और वो जो बंदूक है, गन है, वो पीछे झटका मारती है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। या फिर आप धरती पे चलते हो देन क्या होता है, ये मान लेते हैं ये आपका पैर है, क्योंकि मैं ये अर्थ अपनी अर्थ है, ये पैर है। जैसे ही आप इस अर्थ पर पैर ऐसे पुश करते हो, धक्का मारते हो, देन अर्थ भी आपको पुश करती है और आपका पैर उठता है। ये भी एक्शन एंड रिएक्शन है। ठीक है, अब थ्री लॉज ऑफ मोशन दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। डन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एंड मैथमेटिकल फॉर्म में F इक्वल टू m में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर इसको बोल सकते हो यूनिवर्स के अंदर पेयर हमेशा फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। एक एक्शन फोर्स होगा तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा। देन पार्टिकल कब मूव करेगा, पार्टिकल तभी मूव करेगा जब वो एक्सटर्नल फोर्स उसके इनर्शिया को ब्रेक करके मूव करवाए। डन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने तीनों लॉज को एक साथ कंबाइन करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया, बाद में मैं इसको पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, देन एक एक फोर्स, एक एक लॉ पर एक एक वीडियो बनाएंगे, देन उसके अंदर आपको विद एग्जांपल और प्रूव कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया।
पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।